अभी अभी मैंने एक फिल्म देखी है द ताज स्टोरी। जिस समय पर इसका मोशन पोस्टर आया था उसमें दिखाया गया था कि परेश रावल जो हैं वो ताजमहल के ऊपर का गुंबद हटा रहे हैं जिसमें से कि महादेव की मूर्ति निकल रही है। और इसको लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन ये जितने भी लोग उस समय पर कंट्रोवर्सी कर रहे थे, परेश रावल को गाली दे रहे थे, उन लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। फिल्म देखने के बाद में उन सब की जुबान ना केवल बंद हो जाएगी बल्कि पूरी तरीके से सिल जाएगी। और जितने भी इतिहासकार, तथाकथित इतिहासकार, जितने भी पुरातत्व विभाग के लोग और खास तौर पर कांग्रेस की हुकूमत जिसने कि इसके पूरे के पूरे इतिहास को ना केवल दफन कर दिया बल्कि पूरी दुनिया से इसको छिपा करके भी रखा, उन लोगों को भी ये फिल्म देखने के बाद में चुल्लू भर पानी में डूबने का मन करेगा। ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूं? अभी तक आपने कोर्ट रूम ड्रामा बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, जिसमें कि केसरी 2 जो कि रिसेंटली आई थी, उससे पहले राम सेतु अक्षय कुमार की ही वो भी आई थी, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाई थी जितने की कम बजट की ये फिल्म आप लोगों के ऊपर प्रभाव डालती है। अक्षय कुमार की खुद की जो फीस है तकरीबन 80-90 करोड़ है। 80-90 करोड़ में द ताज स्टोरी जैसी 10 फिल्में बन जाएंगी। लेकिन जितनी इंपैक्टफुल ये फिल्म है, कुल मिलाकर के भी अक्षय कुमार की दोनों फिल्में मुझे इतनी इंपैक्टफुल नहीं लगी। एकदम साधारण सा सेटअप है, साधारण से रंगों का प्रयोग किया गया है, ना ही चटकीले भटकीले रंग है और ना ही प्रियदर्शन की तरह एकदम व्हाइट वॉश मार दिया गया है। फिल्म को देखते हुए यही महसूस होता है कि हमारे बीच के ही कुछ लोग हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम रिव्यू में आगे बढ़े, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारी जो किताब है ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह, जिसका प्रकाशन बंद हो चुका था, उसका 6वां संस्करण आ चुका है। और ये अभी तक 480 की मिल रही थी, अब ये 399 की मिलेगी और इस पर डिलीवरी पूरी तरीके से फ्री मिलेगी। और मेरी जो पुस्तक है मेंस लाइव्स मैटर्स, वो इसके साथ में पूरी तरीके से फ्री मिलेगी, यानी कि 399 में फ्री डिलीवरी और एक पुस्तक की कीमत में 2 पुस्तकें। फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया गया है। बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हमने ये ऑफर आप लोगों के लिए रखा है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत बताता हूं, परेश रावल को यदि हम हटा दें तो सारे के सारे छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कलाकार हैं, लेकिन सब ने ना एक्टिंग एक नंबर करी है। जिस लेवल का बजट है, जिस लेवल का उन लोगों का एक्सपीरियंस है, जिस लेवल के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, और जिस प्रकार से जब फिल्म स्टार्ट होती है उसी टाइम पर ही हर एक निवेदन या फिर डिस्क्लेमर को पढ़ पढ़ करके बताया जाता है, वहीं से पता लग जाता है कि इस फिल्म के ऊपर कोर्ट्स का कितना दबाव है। उन सब के बावजूद भी फिल्म अपना काम करके दिखा जाती है। अगर मैं पेस की बात करूं तो पेस बहुत अच्छा है। अगर मैं इंटरवल की बात करूं, बहुत अच्छी जगह पर हुआ है। लेकिन एक चीज आपको थोड़ी सी अलग लगेगी कि फिल्म इंटरवल के बाद भी उतनी ही है जितनी की पहले है, लेकिन इंटरवल के बाद में इंटरेस्टिंग हद से ज्यादा हो जाती है। यानी कि 7-8 साल के अंदर जो हमने आपको अभी तक का इतिहास बताया है उससे भी आगे बढ़कर बताने का कार्य ये फिल्म करती है। इसके अंदर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म। इस बात को हम कई बार बता चुके हैं कि इंटेलेक्चुअल टेररिज्म वामपंथियों की तरफ से किस प्रकार से किया जा रहा है। और दूसरा, एजुकेशन माफिया। ये वर्ड तो आपने कई बार सुना होगा और इस बात का जिक्र कई बार नीरज अत्री भी करते रहते हैं। उनकी किताब द ब्रेन वॉश रिपब्लिक के ऊपर आधारित एक फिल्म आई थी, हिस्ट्री ऑफ इतिहास, हिज स्टोरी, यानी कि हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री। और ये जो फिल्म आई थी ये पूरी तरीके से इंटेलेक्चुअल टेररिज्म के ऊपर ही थी। ये पूरी की पूरी फिल्म एजुकेशन माफिया लोगों के ऊपर ही थी। और जब मैंने द ताज स्टोरी के ट्रेलर का रिव्यू किया था तब भी मैंने यही कहा था कि या तो मैंने वो फिल्म देखी थी इस तरीके की और या फिर मैं इस फिल्म को देख रहा हूं। इस फिल्म के अंदर इतिहासकारों के कुछ नाम बदल दिए गए, जैसे कि इरफान हबीब का नाम रिहान कर दिया गया है, रोमिला थापर का नाम उर्मिला कर दिया गया है, लेकिन इतिहास जू का त्यों रखा गया है। अब अगर हम बादशाह नामा की बात करते हैं, बादशाह नामा के लेखक का नाम था अब्दुल हामिद लाहौरी। इस फिल्म के अंदर बताया गया कि बादशाह नामा के पेज नंबर 403 के ऊपर यह लिखा हुआ है कि हमने राजा मान सिंह के पौत्र जय सिंह से यह जमीन ली थी। और ये क्यों ली थी? ताकि हम मुमताज की यहां पर कब्र बना सकें। इसके बाद बताया गया कि फ्रेंच का एक लेखक था जिसका नाम था टेवरनियर। इसने किताब लिखी थी ट्रेवल्स इन इंडिया। इस किताब में लिखता है कि 1640 मैंने देखा कि 20,000 मजदूर 22 साल तक काम करते रहे। लेकिन इसी फिल्म के अंदर यह भी बताया गया है कि असल में टेवरनियर उस दौरान कभी भारत आया ही नहीं। टेवरनियर 1651 से लेकर 1654 तक भारत में रहा, लेकिन वो आगरा की बजाय साउथ इंडिया और गुजरात में घूमता रहा। यही नहीं, जब मैंने पियानो का पूरा साहित्य आपको खरीदने के लिए कहा था उसमें भी इस बात का जिक्र आता है कि एक आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं ईबी हैबर, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया है कि मुगलों ने, मुसलमानों ने गुंबद बनाने की जो संरचना है उसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो हिंदुओं से ही सीखी थी।
और यह चीज फिल्म के अंदर भी बताई जाती है और यहीं पर एक बहुत जबरदस्त टर्निंग पॉइंट आएगा कि आपके दोनों हाथ जुड़ जाएंगे। वो है जब ताजमहल से भी पहले, ताजमहल से भी सुंदर गुंबद और उसी प्रकार का पंचरत्न संरचना में बनाए गए मंदिरों का पूरी की पूरी एक श्रृंखला आपके सामने आती है। और वहां पर परेश रावल बताते हैं कि देखिए, मुगलों के हिंदुस्तान आने से पहले से, यानी कि कई शताब्दियों पूर्व से ही भारतवर्ष में ताजमहल से भी सुंदर और उसी वास्तुशिल्प पर आधारित बहुत सारे मंदिर उपस्थित थे। यानी कि इस फिल्म के अंदर एक से बढ़कर एक खुलासे आप लोगों के सामने होने वाले हैं। फिल्म के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कई जगह पर आपको लगेगा कि यार, सामने वाला जो वकील है, यानी कि जो जाकिर है, इस व्यक्ति ने तो अब की बार बिल्कुल जुबान बंद ही कर दी है। परेश रावल भी वहां पर थोड़े से डाउन लगते हैं। जैसे कि शाहजहां का एक फरमान था, फरमान में वो राजस्थान के राजाओं को कह रहा है कि मुझे जो व्हाइट पत्थर है वो चाहिए और इसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, और ये सारा का सारा पत्थर यहां पर आगरा में आएगा। इस प्रकार के 3 फरमान थे जो राजस्थान के राजा को उस समय पर शाहजहां की तरफ से भेजे गए थे। वहां पर आकर के कहानी पूरी तरीके से बदल जाती है और परेश रावल भी उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। परेश रावल अगली हियरिंग की प्रतीक्षा करते हैं और अगली हियरिंग में वो और भी जबरदस्त सबूत लेकर के आते हैं, जिसमें कि औरंगजेब का एक लेटर बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से हमें पता लगता है कि ताजमहल का निर्माण असल में शाहजहां ने करवाया ही नहीं था। इससे भी आगे जब कहानी पहुंचेगी तो आपको शुरुआत जब फिल्म की होती है, यानी कि जो 22 कमरे हैं उनके अंदर देखे जाने से जो कहानी की शुरुआत होती है, वहां पर वो कनेक्ट करेगी और आपको पता लगेगा कि कार्बन डेटिंग में ताजमहल की आयु या फिर उसके निर्माण की तारीख क्या निकली थी। उसके बाद आपको पता लगेगा किस प्रकार से 22 कमरों के अंदर भी हिंदुओं से जुड़ी हुई ऐसी निशानियां हैं जिनको सुनने के बाद में आपके होश उड़ने वाले हैं, आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। जो सत्य सनातन को शुरुआत से फॉलो करते आ रहे हैं, जिन्होंने हमें सुना है या जिन्होंने पियानोक साहब की पुस्तकों को पढ़ा है, वो लोग तो बहुत सारे एविडेंस जानते होंगे। लेकिन मैंने बताया ना कि इस फिल्म के अंदर उनसे भी आगे बढ़ करके काफ़ी सारे एविडेंसेस को रखा गया है, उन सभी प्रतीक चिन्हों को दिखाया गया है और यहीं पर पोल खुलती है हिंदुस्तान की उस कटी हुई आबादी की जो ताजमहल के बारे में कहता है कि मुगल तो इसको सिर के ऊपर रख करके लेकर आए थे। और इस बात का भी खुलासा हो जाता है कि जो मुगल हिंदुस्तान में आते ही इतनी सुंदर सुंदर संरचनाएं बना रहे थे, उसी वक्त उनके देश में वास्तुशास्त्र कितनी तरक्की कर रहा था। इन सब चीजों को भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सपोज किया गया है। कहानी में फिर से एक ट्विस्ट आता है जब हिंदुस्तान आए एक ट्रैवलर पीटर मंडी का जिक्र होता है, क्योंकि पीटर मंडी ने शाहजहां के काल में ही एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उसने बताया था कि यहां पर 22 साल तक काम चला और तकरीबन 20,000 मजदूर काम कर रहे हैं। और यहां पर भी आपको लगेगा कि अब परेश रावल कमजोर पड़ने वाले हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों में लिखा है ना, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की कभी भी नहीं। इससे बड़ा एक और पॉइंट इस फिल्म के अंदर बताया जाएगा कि जो मुसलमान आज ये कहते हैं कि मुगलों का जो शासनकाल था और ख़ास तौर पर जो शाहजहां का शासनकाल था वो स्वर्णिम काल था, उस समय पर तो लोग जो हैं वो सोने में खेला करते थे। उसी समय पर उन्हीं के ही लेखकों ने शाहजहां के बारे में क्या लिखा था, किस प्रकार के हालात हिंदुस्तान के अंदर बन चुके थे और किस प्रकार से ये प्यार की निशानी नहीं बल्कि ये एट्रोसिटीज़ की निशानी है, बल्कि ये बलात् लोगों को लूटने की कहानी है, बल्कि ये अत्याचारों की कहानी है, बल्कि ये हिंदुओं के बनाए हुए महल के ऊपर कब्जा करके नेम प्लेट चेंज करने की कहानी है। और फिल्म का अंत आते आते पीटर विलियम की रिसर्च के बारे में आप लोगों को पता लगने वाला है कि उन्होंने क्या रिसर्च की थी। और जिस समय पर परेश रावल ये कहेंगे कि अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब होने वाले हैं सबसे बड़े खुलासे, वहां पर आपको पता लगेगा कि ताजमहल एंड इट्स अल्टरनेटिव हिस्ट्री में इस ताजमहल के बारे में क्या लिखा हुआ है। इस तरह ये फिल्म हर एक एस्पेक्ट पर खरी उतरती है। ऐतिहासिक दस्तावेजों को दिखाने में ये फिल्म सफल होती है। इस फिल्म के अंदर मैंने बताया कि छोटे छोटे कलाकारों को लिया गया है, लेकिन हर एक ने बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्य के साथ में जस्टिस किया है और उसे सम्मान पूर्वक निभाया है। कुल मिलाकर के ये फिल्म बहुत अच्छी है, बजट के अनुसार बहुत ज़बरदस्त फिल्म बनी है और सभी लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। इस फिल्म को आप ऐसा ना सोचें कि बाहुबली,
RRR या फिर कंतारा जैसी बहुत बड़ी फिल्म होगी। ये फिल्म आप स्टडी की तरह देखें, डॉक्यूमेंट्री की तरह देखें और ऐसे देखें कि आपने जो कुछ स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालयों में पढ़ा है उसी के बारे में मनोरंजक तरीके से परेश रावल आपको बताने के लिए आए हैं। और परेश रावल हैं और फिल्म के अंदर कॉमेडी ना हो और कॉमेडी में भी ऐसा पुट कि वो तथ्यों पर आधारित हो, तो आपका आनंद 10-20 गुना अपने आप ही हो जाएगा। इस फिल्म को बनाने के लिए इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और खास तौर पर परेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस फिल्म को देखने के बाद में उनके प्रति मेरे दिल के अंदर सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस फिल्म की तो मैं जितनी बड़ाइयाँ करूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हर चीज़ मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि फिर वो आपको एक क्लू मिल जाएगा फिल्म के लिए। आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपको आनंद आएगा। और जिन लोगों ने ये फिल्म देख ली है वो हमें नीचे कमेंट करके बताएं और जो इस फिल्म को देखने जाने वाले हैं वो भी बताएं और वापस से आकर के इसी वीडियो के नीचे फिर से कमेंट करें कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है और भारत का सच्चा इतिहास सबके सामने उजागर होकर के आना चाहिए, आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।